दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में 1500 प्लस MCQ प्रश्न जो होगा जीके और GS बिहार के ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते ही सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 क्या है। इस वीडियो में हम जो देखेंगे वन लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, ताकि आपको याद होता चला जाए। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 क्या है, तो देखिएगा भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है। तो याद रखिएगा, भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। देखिएगा, इसमें कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं जो एग्जाम व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुआ है, तो 1938 में। किसके द्वारा हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उन्होंने ही अध्यक्षता की या अध्यक्षता संभाला था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम है पारूशनी है। क्या, तो पारूशनी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो ऋग वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था। ऋग वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था, तो याद रखिएगा पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक था। देखिएगा, जो अन्य पॉइंट है, उत्तर वैदिक समाज मात्र सत्तात्मक था। उत्तर वैदिक जो समाज था मात्र सत्तात्मक था, लेकिन ऋग वैदिक क्या, तो पितृ सत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा क्या है, मानवता क्या, तो क्या, तो समानता लव प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत किस काल में हुई। तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में ही हो गया था। उत्तर वैदिक काल में ही हो गया था। देखिएगा, जो अन्य पॉइंट है, इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया जाता है या साक्ष्य मिलता है। चित्रित धूसर मृदभांड जो कहते हैं रंगे हुए बर्तन को कहते हैं। क्या, तो रंगे हुए बर्तन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा क्या है, तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे, तो होर्त कहते थे। ऋग्वेद के पुरोहित को होर्त कहते थे, जबकि सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते थे। क्या, तो उद्गाता कहते थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं तो कौन है, कपिल है। कौन है, तो कपिल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर क्या, तो 7, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था नागदशक था। कौन, तो नागदशक था। लेकिन पूछेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। कौन है, तो बिंबिसार है। देखिएगा, जो अन्य पॉइंट के तरह लिखिए, नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने पद से हटाकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की स्थापना की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि नागदशक के सेनापति कौन थे, तो शिशुनाग थे। कौन थे, शिशुनाग थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां क्या है, तो कौन सा शासक था जिसे अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार उसने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो शिशुनाग ही थे। कौन, तो शिशुनाग ही थे। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग जो था किसको राजधानी बनाया, तो वैशाली को बनाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, तो देखिएगा कालाशोक का नाम पुराण तथा दिव्य वदान में किस नाम से उल्लेख मिलता है, तो काकवर्ण। क्या, तो काकवर्ण के नाम से उल्लेख मिलता है। किसके समय में द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन हुआ था, तो कालाशोक के समय में द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन हुआ था। लेकिन पूछेंगे कहाँ, तो वैशाली में। कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो कालाशोक की हत्या किसने की थी। कालाशोक की हत्या किसने की थी, तो महापद्म नंद ने की थी। कालाशोक की हत्या जो महापद्म नंद ने की थी, और नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो महापद्म नंद हैं। आप इसे ध्यान से
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या है तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। देखिएगा जो अन्य पॉइंट है, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिएगा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में किस आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में किस आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था? तो याद रखिएगा कुशासन के आधार पर। किस पर? तो कुशासन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिएगा लेकिन पूछेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में। दांडी यात्रा कब हुआ? तो 1930 में। आप ये सभी चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। देखिएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी भाग लिए थे। देखिएगा और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। इसके अलावा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब हुआ? तो 1931 को, 23 मार्च 1931 को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 1932 में ही पूना समझौता हुआ था। 1932 में ही पूना समझौता हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सरपू ने क्या बोले हैं? भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सरपू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। आप जो हैं ये दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या था देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वैशाली में। इसके हम ऊपर ही पढ़े थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा इसी से रिलेटेड है जो हम ऊपर अभी देखें। देखिएगा काला शोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, जिसकी अध्यक्षता सावक मीर ने किया था। सावक मीर ने किया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसे सवाकामी भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य ने कौन सा मत दिया? रामानुजाचार्य ने कौन सा मत दिया? तो याद रखिएगा क्या तो बोले हैं विशिष्टा द्वैतावाद का दिया। विशिष्टा द्वैतावाद का दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या तो शंकराचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया है? शंकराचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया है? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। शंकराचार्य जो थे कितने मठों की स्थापना की? तो 4 मठों की स्थापना की थी। देखिएगा शंकराचार्य द्वारा पूर्वी भारत में कौन सा मठ स्थापित किया गया था? शंकराचार्य द्वारा पूर्वी भारत में कौन सा मठ स्थापित किया गया था? तो गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी। गोवर्धन मठ और जगन्नाथपुरी जो पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? तो उड़ीसा में पड़ता है। देखिएगा शारदा मठ जो है भारत के पश्चिम में है। उत्तर भारत में ज्योतिष पीठ है। उत्तर भारत में ज्योतिष पीठ है और दक्षिण भारत में क्या तो सिंगरी मठ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। देखिएगा जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखिएगा क्या बोले हैं? देखिएगा हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो कुरान है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो कुरान है। इसके अलावा याद रखिएगा इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो
गांधी जी ने किस समझौते के तहत सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया? तो गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता अगर पूछेंगे कब हुआ तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21वां क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक का जो उपनाम है लोकमान्य, लोकमान्य है। क्या है? ग्रैंड ओल्ड माइंड, ग्रैंड ओल्ड माइंड इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को। सरोजनी नायडू का उपनाम क्या है? तो भारत कोकिला है, भारत कोकिला के नाम से कौन है? तो सरोजनी नायडू जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा 23 क्या है? तो एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी किस रचना से मिलती है? मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से मिलते हैं, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से मिलते हैं। आगे देखिएगा, पतंजलि के रचनाकार महाभारत से हैं, पतंजलि के रचनाकार जो हैं, पतंजलि के रचनाकार महाभारत से पुष्य शुंग की जानकारी मिलता है, पुष्य मित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या? तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की है। किसके? तो कौटिल्य की है। नीतिसार काम क्या है? नीतिसार कामदग की रचना है। नीतिसार किसकी रचना है? तो कामदग की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, पृथ्वी राज रासो की लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई हैं। पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई हैं। चंद्रवर दाई की रचना पृथ्वीराज रासो जो थे चौहान उपलब्धियों का वर्णन की थी। चंद्रवर दाई की रचना कौन है? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य इसी का नाम है। तो फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। बोलिएगा, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। ह्वेन-सांग सॉन्ग की रचना की थी। ह्वेन-सांग की रचना कौन है? तो सी.यू. की है। ह्वेन-सांग की रचना कौन है? तो सी.यू. की है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो तहकीक-ए-हिंद किताब-उल-हिंद की रचना किसने की है? तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी है। कौन है? तो अल-बरूनी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अल-बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। अल-बरूनी जो थे महमूद गजनबी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन है? जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या? तो आगम कहा गया है। पारसी धर्म ग्रंथ कौन है? पारसी धर्म ग्रंथ पूछे हैं कौन है? तो याद रखिएगा क्या? तो जयंत अवेस्ता जो है पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। पारसी का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो नवरोज है। पारसी का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो नवरोज है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या है? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहाँ? तो श्रावस्ती में दिया था। मेगास्थनीज की रचना इंडिका में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य इतिहास की। आगे देखिएगा, इसी से संबंधित पॉइंट हैं। कौटिल्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र हैं जो मौर्य प्रशासन के बारे के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। याद रखिएगा, मौर्य प्रशासन को लेखक किस पुस्तक में है? तो अर्थशास्त्र में है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो जानते ही होंगे, चाणक्य। देखिएगा आगे क्या है? तो मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज थे।
मेगास्थनीज मेगास्थनीज किस यूनानी का राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। तो देखिएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्या? तो बिंदुसार के शासनकाल में, क्या बोले हैं, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था, तब पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। देखिएगा जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्या है? तो किसके शासनकाल में सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था? तब बिंदुसार के दरबार में। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि डायमेकस नामक जो राजदूत था किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। देखिएगा डायमेकस मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। डायमेकस जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम जो है अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेटोरा अभिलेख और क्या है उदय गोलम अभिलेख से भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये चार अभिलेख जो हैं अति महत्वपूर्ण है, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहीं से प्रश्न देता है कि अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में मिलता है? अशोक जो था 14 शिलालेख लिखवाया, इसके अलावा 84,000 क्या बोले हैं 84,000 जो था स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। लेकिन हम पूछे हैं शिलालेख या अभिलेख, तो कितने थे? 14 थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। क्या? तो उसे से संबंधित देखिएगा पॉइंट। क्या? तो अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक जो था राज्याभिषेक से पूर्व कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? तो 8वें वर्ष बाद। तो देखिएगा अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। इसमें हम टोटल जो है 1500 MCQ प्रश्न पढ़ेंगे, जो होगा जीके, क्या बोले हैं जीके और GS। यह जो है बिहार के ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे एक प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझते चलिएगा, और जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण पॉइंट आदि आप उसे छोड़ दीजिएगा, और जो आदि नहीं है आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार रिवाइज करिएगा, ताकि अगर यही प्रश्न बिहार के किसी भी एग्जाम में आ जाए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। काहे कि आप जानते हैं कि बिहार SSCGL 4 भी आ रहा है, बिहार दरोगा भी हैं, इसके अलावा जो है सिपाही भर्ती भी हैं, बिहार वन दरोगा भी आ ही रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्या? तो अशोक ने किसके रहने हेतु बराबर की पहाड़ी को 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीविकों के रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण करवाया था, और 4 गुफा का भी नाम है। लेकिन पूछेंगे बराबर की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, बराबर की पहाड़ी कहाँ है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। जो आप देख रहे हैं, अगर सीरियस से आप
देख रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बताइएगा कि बराबर की पहाड़ी कहाँ है। क्या बोले हैं, तो आजीविकों के लिए 4 गुफा बनाई हैं, और ये कौन कौन से हैं, तो देखिएगा अशोक द्वारा बनाया गया 4 गुफा, जिसमें है लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चोपड़ा, सुदामा गुफा और 20 झोपड़ी। तो देखिएगा 1 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। बस आप इसे ध्यान से उतार लीजिएगा अपने कॉपी पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 39 क्या है, तो अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक में श्रीलंका में कौन गया था, तो याद रखिएगा उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा गया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही करवाया था। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने करवाया था, तो अशोक ने ही करवाया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या, तो गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया था। गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया था, तो याद रखिएगा श्रवण बेलगोला में करवाया गया था। देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में अपना प्राण संलेखना विधि द्वारा त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, गांधी जी दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया, तो 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया है 12 मार्च 1930 को। आप जानते हैं कि दांडी किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। देखिएगा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई 6 अप्रैल, क्या बोले हैं 6 अप्रैल, यह यात्रा पूरी दांडी तक हुई। इसके बाद देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1934 तक चलता रहा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्या है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। कौन है, तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के हैं, लेकिन याद रखिएगा क्या बोले हैं बिंदुसार जो हैं मौर्य वंश के हैं। कौन वंश के हैं, तो मौर्य वंश के हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा बिंबिसार का जो अन्य नाम है श्रेणिक है। बिंबिसार को क्या कहा जाता है, तो श्रेणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, तो वीजक था। कौन, तो जीवक था। क्या, तो जीवक था। बिंबिसार का राजवैद्य कौन, तो जीवक था। बिंबिसार ने अवंती के शासक क्या, तो चंद्रप्रद्योति से मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य क्या, तो जीवक को इसके लिए इलाज के लिए भेज दिया गया था। किसकी सेवा में, तो भगवान बुद्ध के सेवा में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है, तो आजाद शत्रु का उपनाम क्या है, तो आजाद शत्रु का उपनाम जो है कुनिक है। क्या, तो कुनिक है। आजाद शत्रु जैन मतानुयायिक था। आजाद शत्रु जैन मतानुयायिक का था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, आजाद शत्रु ने क्या बोले हैं, आजाद शत्रु ने किसकी सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की, तो वर्षाकार की सहायता से। इस युद्ध में अजात शत्रु ने रथमूल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। अजात शत्रु के समय ही राजगिरी के सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अब प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, उसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की थी। किसने, तो उदयन ने गंगा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी को बनाया था। प्रथम जैन सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, प्रथम जैन सम्मेलन उन्हें क्या, तो 1322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। 1322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो देखिएगा द्वितीय जैन सम्मेलन 516 वल्लभी में हुआ था। 516 वल्लभी में हुआ था द्वितीय जैन सम्मेलन। प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो स्थूलभद्र ने किया था। प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने, तो स्थूलभद्र ने किया था। आगे देखिएगा प्रथम जैन सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। प्रथम जैन सम्मेलन किसके समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो
कमल और सांड है, कमल और सांड है भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह जिस समय वह जन्मे थे। देखिएगा गिड़ ही जो है घोड़ा से संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति पीपल से है, निर्वाण प्राप्ति चिन्ह के तो पद चिन्ह से है, मृत्यु प्राप्ति चिन्ह स्तूप से, किससे तो स्तूप से है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 50। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, अलार कलाम थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अलार कलाम क्या बोले हैं? महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत्र थे, जबकि प्रथम गुरु तो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 क्या है? तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? तो निर्वाण। बौद्ध धर्म में जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे निर्वाण कहा गया है, जबकि जैन धर्म में निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में क्या? तो निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा क्या? तो कैवल्य कहा गया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? तो पाली भाषा में। किसमें? तो पाली भाषा में। जबकि भगवान महावीर प्राकृतिक भाषा में भाषा दिया करते थे, जिसे उपदेश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर जो 54 होगा भगवान महावीर स्वामी से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय का तो जातक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम तीरसला थे। क्या? तो तीरसला थे। देखिएगा इसके अलावा जो है महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। क्या? तो वर्धमान था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे, जिसे अपना दामाद स्वीकार किया था। देखिएगा क्या है? तो महावीर 30 वर्ष की अवस्था की आयु में गृह त्याग कर दिए थे और जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसक पर दिया था। जैन धर्म में जो था सर्वाधिक बल किस पर दिया था? तो अहिंसक पर ही दिया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 57 क्या है? तो स्वर कोकिला के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो लता मंगेशकर हैं, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन बोलते हैं अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। किसे? तो अमीर खुसरो को। हड़प्पा सभ्यता की विश्व की कौन सी सभ्यता मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता को विश्व की कौन सी सभ्यता मानी जाती है? तो तीसरी सभ्यता मानी जाती है। तीसरी सभ्यता मानी जाती है। पहली सभ्यता कौन है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता है और तीसरी सभ्यता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता है। तो क्या बोले हैं? पहली जो है मेसोपोटामिया है, दूसरा जो है मिस्र की सभ्यता है और तीसरा जो है हड़प्पा सभ्यता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला। कहाँ? तो धौलावीरा से मिला है। लोथल से तराजू का पल्ला का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदाड़ो से बटखारा का साक्ष्य मिला है। लोथल से तराजू का पल्ला का साक्ष्य मिला है और मोहनजोदाड़ो से बटखारा का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 क्या है? तो हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कुणाल से। कहाँ? तो कुणाल से। कालीबंगा से अलंकृत ईंट क्या? तो कालीबंगा से अलंकृत ईंट प्राप्त हुए तथा अग्निकुंड कहाँ से? तो कालीबंगा से। अलंकृत ईंट का साक्ष्य कालीबंगा से। लेकिन हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से? तो कुणाल से मिले थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 क्या? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो याद रखिएगा
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे तुगलक वंश के शासक थे। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इसने रिहला नामक पुस्तक लिखा था। तो क्या बोले इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो मोरक्को के निवासी थे। लेकिन इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो रिहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता हैं। किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है? किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। इन द ऑर्डर, क्या बोले हैं? इन द ऑर्डर कोट एनी बेसेंट की रचना है। क्या बोले हैं? इन द ऑर्डर कोट किसकी रचना है? तो एनी बेसेंट की। किसके? तो एनी बेसेंट की है। आप ये पॉइंट अपने कॉपी पर ही नोट कर लीजिएगा, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। देखिएगा क्या? तो मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे हैं। मोहनजोदाड़ो किस नदी के? तो सिंधु नदी के किनारे हैं। और मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ? आप जानते हैं, वर्ष 1922 में। 1922 में। और खोजकर्ता कौन है? तो राखालदास बनर्जी हैं। राखालदास बनर्जी हैं। देखिएगा कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे हैं। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे हैं। देखिएगा आगे क्या है? तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया है? तो राखालदास बनर्जी 1922 में। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने किया था। क्या? तो अमलानंद घोष ने की थी। एवं बीबीलाल बीके थापर, बीबीलाल और बीके थापर ने क्या? तीनों व्यक्ति मिलकर कालीबंगा का खोज किया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। देखिएगा विश्व व्यापार संगठन जिसे कहते हैं WTO कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 हुआ था। 1995 में हुआ था। देखिएगा तब विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, सभी का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। कहाँ है? तो जेनेवा है। आप भी ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्या बोले हैं? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार का मुख्यालय जेनेवा है। विकास सम्मेलन का मुख्यालय जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। छांदोग्योपनिषद में कितनी आश्रमों का उल्लेख मिलता है? छांदोग्योपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो 3। कितने? तो 3 उपनिषदों 3 उपनिषद का उल्लेख मिलता है, जिसमें से जाबलदो उपनिषद सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबलदो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67। क्या? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वंजी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वंजी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। कहाँ? तो वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। क्या है? तो विश्व का प्रथम गणराज्य किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम गणराज्य किसे माना जाता है? तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो कुमार गुप्त ने किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, क्या बोले? नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन है? तो पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन है? तो पाटलिपुत्र है। 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्या? तो वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कितना? तो अरुणाचल प्रदेश। कितना थे? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे। आप बताइए कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था?
आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा पूछेंगे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन था, तो बिहार ही थे। कौन, तो बिहार ही थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ घनानंद था। कौन, तो घनानंद ही हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा घनानंद जो था महापद्म नंद के पुत्र थे। घनानंद जो था महापद्म नंद के क्या, तो पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 क्या है, तो किस शासक को सर्वछत्रक तथा भारगर्भ कहा गया है? किस शासक को सर्वछत्रक तथा भारगर्भ कहा गया है? तो महापद्म नंद को ही कहा गया, महापद्म नंद को ही कहा गया है। महापद्म नंद ने एकाराट एवं एक क्या है, महापद्म नंद ने एकाराट एवं एक क्या, तो एक छठ की उपाधि धारण की है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। घनानंद किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के समकालीन थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोसल है, या मखली पुत्र गोसल इसी का नाम है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? आप भी उसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कानिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्व घोष थे। देखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो दिल्ली थे। कौन, तो दिल्ली थे। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार थे। अंडमान और निकोबार थे। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में था। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। देखिएगा 1872 में लॉर्ड मियो के काल में प्रारंभ हुआ था, और भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ हुआ था। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा है। और WTO का मुख्य स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995 को। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम है। विश्व कृषि खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 81 क्या है, तो देख लीजिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान क्या, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण राज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की? तो 1929 में। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस रूप में मनाने की निर्णय लिया गया था। क्या, तो इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेंट कहते हैं। इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेंट कहते हैं। देखिएगा जापान के संसद को डायट कहते हैं। मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली कहते हैं। यूएस के संसद को कांग्रेस कहते हैं। एशिया का ज्योतिर्पुंज भगवान बुद्ध को कहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लोबनी नेपाल में हुआ था, जबकि मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। अब भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? आप उसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 क्या है? तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया तथा पत्नी का नाम यशोधरा थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या होगा? तो 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा क्या है? तो गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या हैं? तो गौतम बुद्ध के अन्य नाम जो हैं शाक्य मुनि के नाम से भगवान बुद्ध को ही जाना जाता है। कनक मुनि के नाम से भगवान बुद्ध को ही नाम जाना जाता है। तथागत के नाम से भगवान बुद्ध को ही जाना जाता है। तो ये 3 नाम किसका? तो भगवान बुद्ध का ही है। गुजरात में खोजा गया नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल कौन है? गुजरात में खोजा गया नवीनतम हड़प्पा स्थल कौन है?
तो धौलावीरा है। कौन है? तो धौलावीरा है। धौलावीरा यूनेस्को में शामिल किया गया है। धौलावीरा जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। सत्यवजयती युक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? सत्यवजयती युक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? तो उपनिषद में। कहाँ? तो उपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है। वेद को 4 भागों में किसने विभाजित किया है? तो महर्षि व्यास ने। महर्षि व्यास ने। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। मनुस्मृति की रचना मनु ने किया था। मनुस्मृति की रचना मनु ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89। क्या है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है भगवान महावीर स्वामी है, जो जैन धर्म के 23वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। लेकिन पूछेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। कौन है? तो ऋषभदेव हैं। किसने ठगी उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू की? किसने ठगी उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू की? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो देखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ठगी प्रथा उन्मूलन से सुधार किए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1830 ईस्वी में कर्नल अस्लिमियन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लेकिन किस वर्ष? तो याद रखिएगा 1829 में। 1829 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91। क्या? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया? तो लॉर्ड लिटन लाया। लॉर्ड लिटन लाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो प्रश्न है बिहार की ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसे हम बता देते हैं बिहार एसएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा बिहार दरोगा के लिए भी हो सकता है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा एनटीपीसी जो 12th के लिए है, ग्रुप डी ऑल एग्जाम के लिए भी, अदर एग्जाम के लिए भी हो सकता है। देखिएगा जिसमें से क्वेश्चन नंबर आगे क्या? तो शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई? शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई? तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1724 को। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब होते? 11 अक्टूबर 1724 को। यह लड़ाई दक्कन की सूबेदार क्या? तो मुबारिज खान और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी। निजाम विजय हुआ था। निजाम का मूल नाम क्या? तो चिंकलिज खान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह कौन है? तो फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र कौन सा अधिवेशन है जो गांव में संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा फैजपुर अधिवेशन है। अब फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? तो 1937 में। ऐसे तो फैजपुर अधिवेशन अलग अलग डेट पर हुआ, लेकिन फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के भी लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित नेहरू ही हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्ट एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के अधीन के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस मुगल बादशाह द्वारा क्या? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो क्या? तो सआदत खान के द्वारा। आगे देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर जो होगा सआदत खान को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था।
इस्लाम जगत का पहला संवत कौन है? तो हिजरी संवत है। इस्लाम जगत का पहला संवत कौन है? तो हिजरी संवत है। देखिएगा 622 ईस्वी में पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97, क्या? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गए थे? तो 2 भाग में। कौन? तो शिया और सुन्नी थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भाग में बट गए थे, शिया और सुन्नी थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे, लेकिन खलीफा पद की समाप्ति कब होगा? तो 1924 में खलीफा पद की भी समाप्ति हो गया था। इस्लाम जगत में खलीफा पद किसने समाप्त किया? तक मुस्तफ़ा कमला पाशा ने 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमला पाशा ने समाप्त कर दिया था। किसे? तो खलीफा पद को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99, क्या? तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया? तो संत थॉमस ने किया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया? तो संत थॉमस ने किया था। ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस है। क्या? तो क्रॉस है, जो इस तरह रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, क्या है? तो ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो रोमन गवर्नर पॉन्टियस पिलेट ने। आस्कीनी का आधुनिक नाम क्या है? आस्कीनी का आधुनिक नाम चेनाब है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्तता है। क्या? तो विस्तता है। आयुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? तो अधर्वयु कहते थे। आयुर्वेद के पुरोहित को अधर्वयु कहते थे, और अर्थात के पुरोहित को ब्राह्म कहा गया है। अर्थात वेद के पुरोहित को क्या? तो ब्राह्म कहा गया है। योग दर्शन के लेखक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के लेखक गौतम हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो वादरायण है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर वादरायण, पूर्व क्या? तो जैमिनी है। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पाटलिपुत्र बनाई थी। कालाशोक जो था अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाया था। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। कालाशोक जो था पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था। क्या? तो माधवाचार्य ने कौन सा मत दिया? तो द्वैतावाद का दिया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 109, क्या? तो बल्लभाचार्य ने कौन सा मत दिया? तो द्वैतावाद का। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? तो गुरुदेव, विश्व कवि या कवि गुरु। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाता है। विश्व कवि के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ही जाना जाता है। कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही जाना जाता है। चित्तरंजन दास का उपनाम देश बंधु हैं। जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक हैं। क्या? तो शहीद ए आजम किस क्रांति का उपनाम है? तो भगत सिंह का है। शहीद ए आजम भगत सिंह का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। क्या? तो रामचरित के लेखक जो हैं संध्याकार नदी हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 113, लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह लाखों का दान दिया करते थे। खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, किसने
दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से, पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम मार्च से की। तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। क्या बोले हैं? किसने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से, पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? तो किसने अंगराज को जीत कर उसे मगध में मिला लिया? तो बिंबिसार थे। कौन? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश को क्या? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। 17 देखिएगा 117, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रोपड़ से मिला। कहाँ है? तो रोपड़ से मिला है। हड़प्पा से काजल दर्पण के साक्ष्य भी मिले। हड़प्पा से काजल और दर्पण के भी साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ किस राज्य में है? तो पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में है। रोपड़ पंजाब के सतलुज नदी के किनारे है। रोपड़ जो है पंजाब के सतलुज नदी के किनारे बसा है। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा है। बनावली किस राज्य में? तो हरियाणा में है। बनावली किस राज्य में? तो हरियाणा में है। बनावली हरियाणा की रंगोई नदी के किनारे है। रंगोई नदी के किनारे हैं। धौलावीरा गुजरात लूनी के किनारे हैं। धौलावीरा गुजरात लूनी नदी के किनारे हैं। रोपड़ की खोज किसने की? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने। आगे देखिएगा, लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने किया था। धौलावीरा के उत्खननकर्ता J.P. जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट थे। धौलावीरा के उत्खनन जो हैं J.P. जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो वर्तमान में बिहार में है। अंग महाजन की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान में देखिएगा जो महाजनपद मगध थे, इसका राजधानी राजगीर थी। राजगीर थे। देखिएगा, मल की राजधानी कुशीनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। किस बौद्ध समिति में हीनयान तथा महायान में विभाजक हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। किस जनगणना को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? तो वर्ष 1921। किस जनगणना को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? तो वर्ष 1921। वर्नाकुलर ट्रैक्ट्स एक्ट किसने दिया? तो लॉर्ड देखिएगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर ट्रैक्ट्स एक्ट किसने दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। कब आया था? 1878 को आया था। देखिएगा, लॉर्ड रिपन जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 126 क्या है? तो किस संशोधन अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत के, क्या बोले, सिक्किम के भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तब 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी संशोधन के तहत राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी थी। क्या बोले? इसी संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी थी। 1 वर्ष कर दी थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था। मद्रास में कब? तो 1688 में। 1688 में हुआ था। आगे देखिएगा, कौन कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ था? कौन कौन से राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, मेघालय में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। तो 4 राज्य या 1 यूटी बोल सकते हैं, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कौन कौन है? तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1993 को लागू हुआ था। वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग कैसी संस्था? तो संवैधानिक संस्था है।
वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में, वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 131 क्या है, तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन जो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में क्या बोले हैं, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में। देखिएगा क्या, तो संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता या सदस्यता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करती है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 316 के तहत, अनुच्छेद 316 के तहत। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका जो कार्यकाल होता है, इसका जो कार्यकाल होता है, देखिएगा 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। देखिएगा आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 134, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। क्या बोले हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। अगर राज्य लग जाए तब। देखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 135, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो 1929 की लाहौर अधिवेशन में, 1929 की लाहौर अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी, पंडित नेहरू ने की थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 136, मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम, मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय प्रोग्राम का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया, तो 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग, इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, तो कराची अधिवेशन 1931 के दौरान। देखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी किस अधिवेशन में बताया, तो अनुच्छेद 316 में, अनुच्छेद 316 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा उसी से संबंधित पॉइंट है। 1937 की फैजपुर अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था फैजपुर अधिवेशन ही थी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। इस अधिवेशन में क्या बोले हैं, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे क्या, तो 1940 देखिएगा 1940 की रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता, 1940 की रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन तथा आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थी। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन तथा आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थी, तो जेबी कृपलानी थी, जेबी कृपलानी थी। जेबी कृपलानी 1946 की मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की, मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो जयपुर में। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का क्या बोले, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो जयपुर में। 1948 के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की थी, पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। स्वतंत्र भारत के बाद अर्थात भारत आज़ाद होने के बाद जो किया था प्रथम जयपुर अधिवेशन। आगे देखिएगा
अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। क्या? तो माध्यमिक सूत्र के लेखक नागार्जुन है। माध्यमिक सूत्र के लेखक नागार्जुन है। बुद्ध चरित्र सूर्यनंदन के लेखक अश्व घोष हैं। बुद्ध चरित्र सूर्यनंदन के लेखक अश्व घोष हैं। मुद्रा राक्षस क्या? तो देवी चंद्रगुप्त के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिएगा। कुमार संभव अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविका विचित्रम या अग्निमित्र के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। कौन है? तो कालिदास हैं। वो देखिएगा आगे। क्या? तो नागानंदन रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है। नागानंदन रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है। राजलोक सेवा आयोग की अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 62 वर्ष, जो भी पहली हो। राजलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। किसे? तो राज्यपाल को देता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। क्या बोले? सुनिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र किसे दे देता है? तो राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पर है राजलोक सेवा राज्यपाल को देता है, संघ लोक सेवा राष्ट्रपति को देता है। देखिएगा विधिक संस्था कौन सी है? विधिक संस्था कौन सी? तो देखिएगा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964 में आया था। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में लाया गया था, ये इसकी स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना 2007 में। ये सभी संबंधित संस्थाएं जी हैं। तो याद रखिएगा कितने? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल विकास आयोग, ये सभी जो हैं क्या? तो संवैधानिक हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 148 क्या है? तो देखिएगा योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होती हैं। आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने क्या? तो तारन तथा करतारपुर नामक शहर बसाया था। तरन तारन या करतारपुर शहर बसाया था। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने 1606 में किया था। 1606 में किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 150 क्या? तो अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु हरगोबिंद सिंह ने। अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु हरगोबिंद ने किया था। गुरु हरगोबिंद ने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 150 क्या बोल रहे हैं? तो अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा गुरु हरगोबिंद सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो देखिएगा गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू कौम में बदला था। ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 151 क्या है? तो किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने की थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। आगे देखिएगा गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिबा की भी स्थापना की। तो पूछा जाता है कि आनंदपुर साहिबा के संस्थापक कौन है? तो गुरु तेग बहादुर ही हैं। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने क्या? तो पहालू प्रथा की शुरुआत की थी। पहालू प्रथा की शुरुआत की। ध्यान से याद रखिएगा। ये जो प्रश्न है बुक में कम ही देखने को मिलता है। किसे सच्चा बादशाह के उपनाम से जाना जाता है?
तो सच्चा बादशाह के उपनाम से जो है बंदा बहादुर जाना जाता है, बंदा बहादुर। देखिएगा, बंदा बहादुर का बचपन का नाम जो है लक्ष्मण देव है। क्या तो लक्ष्मण देव है बंदा बहादुर का बचपन का नाम। बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ने करवा दी थी। बंदा बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो फर्रुखसियर ने। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 154 क्या है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1602 में हुआ था, 1602 में हुआ था। आइए देखते हैं कुछ अन्य कंपनियां भी, जैसे एक तरफ है विदेशी कंपनी, एक तरफ है स्थापना वर्ष। अगर पूछेंगे पुर्तगाली कंपनी की स्थापना तो 1498 में हुआ था। अंग्रेज भारत कब आया था? तो 1600 में। डच कब आया था? तो 1602 में। डेनिश कब आया था? तो 1616 में। फ्रांसीसी कब आया था? तो 1664 में। स्वीडिश कब आया था? 1731 में। ये जो है कंपनियों का आगमन का क्रम है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ही पूछे ही जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से आवश्यक ही रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 155 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 155 जो है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों को जो है पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो कालीकट। कहाँ? तो कालीकट। और कालीकट कहाँ पड़ता है? तो केरल में। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले आने एवं सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन है? तो पुर्तगाल है। भारत में सबसे पहले भी पुर्तगाल आया था, और भारत में सबसे पहले सबसे अंत में भी पुर्तगाल गया था। कब गया था? तो 1961 में गया था, 1961 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 156 क्या है? तो पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत कौन आया था? पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थी। इन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति लाया था। शांत जल की नीति किसके द्वारा लाया गया था? याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 157 क्या है? तो किस पुर्तगाली वायसराय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था? याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर था, अल्फांसो डी अल्बुकर था। लेकिन पूछेंगे कि कब छीना था? तो याद रखिएगा 1510 में छीना था, 1510 में। देखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया। अल्फांसो डी अल्बुकर जो था ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया था। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तब पूछेंगे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर ही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 158 क्या है? तो किस पुर्तगाली ने अपनी राजधानी कोची की जगह गोवा को बनाया था? कौन से पुर्तगाली जो था अपनी राजधानी कोची की जगह गोवा को बनाया था? तो याद रखिएगा नीनो डी कुन्हा थे, नीनो डी कुन्हा थे। ऑप्शन नंबर देखिएगा नीनो डी कुन्हा थे। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला का विकास हुआ। तो पूछा जाता है कि पुर्तगाली द्वारा क्या क्या लाया गया? तो याद रखिएगा तंबाकू, काली मिर्च, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक कला भी लाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 159 क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में था, 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन
7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 में। लेकिन कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा, तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपको मिल जाएगा कहीं कहीं देखने के लिए 1953 भी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 161, क्या देखिएगा 161 जो है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच भूमि समझौता हुआ, जिसके तहत बेरुबारी का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। तो याद रखिएगा 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा, 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। देखिएगा 24वां संविधान संशोधन, संसद मौलिक मौलिक अधिकार साहित्य पूरे संविधान में संशोधन कर रहा है या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 162 देखिएगा क्या है, तो प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। देखिएगा आगे क्या है, तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। और वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 163 क्या है, तो निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद के बीच में है? निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद के बीच में है? तो याद रखिएगा यह जो है अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के बीच ही। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 165 क्या है, तो भारत के भीतर पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? भारत के भीतर पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो याद रखिएगा 1951 से 1952। 1951 से 1952 ऑप्शन नंबर क्या बोले? 1951 से 1952 होगा। आप इसे ध्यान से याद रहिएगा। देखिएगा इसी समय क्या बोले हैं, इसी समय भारतीय राजनीतिक पार्टी की कुल संख्या कितना था? 14 हुआ था करती थी। जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी हो गई? तो 6 हो गई। कितना? तो 6 हो गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 166। क्वेश्चन नंबर 166 जो है, भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन है? भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को था। 1885 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ टाइपिंग में गलत है, 1985 दे दिया है, 1885 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 167 क्या, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ। 1980 में हुआ था। देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक या सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी हैं। तो इसमें 3 व्यक्ति का योगदान है, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 168 क्या है, तो किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषय शिक्षा, वन, जीव का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन। अब पूछेगा कब, तो याद रखिएगा 1991 में। देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 169, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के सीटों को 2026 तक के लिए सीमित कर दिया गया? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। 57वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 के ख जोड़ा गया और एक नई अनुच्छेद 343 के ख जोड़ा गया। भाग 9 के ख और अनुच्छेद 343 के ख जोड़ा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 170 देखिएगा कि संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। 101वें में संविधान संशोधन 2016 के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 171 क्या है, तो किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन 2018 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ और इसी के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% तक आरक्षण की सुविधा दी गई। 10% आरक्षण की सुविधा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 172। क्वेश्चन नंबर 172 जो है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनयन संबंधित प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। 2030 तक कर दिया गया। इसमें कोई भी बदलाव 2030 तक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 173 क्या है, तो भारत में लोकपाल का गठन कब हुआ? भारत में लोकपाल का गठन कब हुआ? तो 2019 में हुआ। 2019 में भारत में लोकपाल का गठन हुआ था। भारत में लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष जो थे क्या, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 174 क्या है, तो लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। देखिएगा, लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष हो सकता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष हो सकता है। भारत में लोकायुक्त अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र थे। कौन? तो महाराष्ट्र थे। महाराष्ट्र में 1971 में लोकपाल अधिनियम लागू हुआ। महाराष्ट्र में लोकपाल क्या बोले, महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम 1971 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 176 देखिएगा क्या है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? तो सिंधी भाषा को दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा दर्जा दिया गया था। ध्यान से याद रखिएगा। इस याद करने के लिए क्या, तो नमक, न से नेपाली होगा, म से मणिपुरी, क से कोंकणी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 177 क्या है, तो
किस संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 178 क्या? तो कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? याद रखिएगा 6 भाषा को, 6 भाषा को। और ये 6 भाषा कौन कौन है? तो याद रखिएगा, एक है संस्कृत, दूसरा है कन्नड़, तीसरा है मलयालम, चौथा है तमिल, पांचवा है तेलुगु और छठा है ओडिशा। ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 179। संविधान सभा ने भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार कर लिया था? कब स्वीकार कर लिया था? तो 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूज वाला चीज़ है। अगर पूछेंगे विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी बताइएगा। अगर पूछेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 180 क्या है? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है, क्या बोले हैं कि कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 देखिएगा। अनुच्छेद 376 का एक राज्य दूसरे राज्य के साथ पत्र प्रचार तथा राज्य केंद्र के साथ पत्र प्रचार किसी भाषा में करेगा, इसकी जानकारी ये देता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, इसके लिए मैंने इसे लेकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को यह तय हुआ था कि हर ग्रामीण में एक समुदाय भवन होना अनिवार्य है। देखिएगा, राष्ट्रीय विकास सेवा का गठन 1953 में हुआ। 1953 में हुआ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 182 क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। 1957 में हुआ है। यह जो पंचायती राज से संबंधित हैं और त्रिस्तरीय कौन है? तो त्रिस्तरीय हैं। सर्वप्रथम किस जिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। देखिएगा क्या है? तो सर्वप्रथम राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ? तो दूसरा है आंध्र प्रदेश के क्या? तो महबूब नगर जिला में। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिला में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 11 अक्टूबर 1969 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन नंबर 185 देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अशोक मेहता समिति कमेटी का गठन कब हुआ है? अशोक मेहता समिति कमेटी का गठन जो हुआ है 1977 में हुआ। 1977 में हुआ है। देखिएगा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट अर्थात अशोक मेहता समिति जो थे अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की थी। 1978 में प्रस्तुत की थी। क्या? तो कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। 1 से 2 प्रश्न
लेखक से संबंधित परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछेंगे मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है, तो शूद्रक है। मिताक्षर के लेखक जो कौन है, तो ईश्वर है। मिताक्षर के लेखक विज्ञान क्या, तो विज्ञान ईश्वर है। आगे देखिएगा कीर्ता क्या, तो कीर्ता जूनियम के लेखक भारवी हैं। पांचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। कामसूत्र के लेखक वत्स्यायन हैं। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं। तो याद रखिएगा मिताक्षरा के लेखक विज्ञान ईश्वर हैं। कीर्त्या जूनियम के लेखक भारवी हैं। आप ये याद ही होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो ये अपने कॉपी पर नोट करके इसे रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 187 क्या, तो बृहद संहिता पंच सांधित का लघु जातक के लेखक तो वाराह मिहिर है। कौन है, तो वाराह मिहिर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बृहदक मंजरी के लेखक कौन, तो क्षेमेंद्र। बृहकथ मंजरी के लेखक कौन है, तो क्षेमेंद्र है। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और डच के बीच। कब? तो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 189 देखिएगा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। बेदरा के भी युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ और वांडीवास के भी युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया? तो ताराबाई थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 191 देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन। नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। नवजीवन के पत्रिका के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 192 देखिएगा। किस सुल्तान ने दीवार ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया था? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोसल है। कौन है? तो मखली गोसल है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो अगस्त 1932 में। इसी समय भारत के वायसराय इरविन थे। कौन थे? तो इरविन थे। आप इसी ध्यान से याद रखिएगा। आगरा शहर के संस्थापक कौन है? तो आगरा शहर के संस्थापक जो हैं सिकंदर लोदी हैं। कौन है? तो सिकंदर लोदी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कुछ और नगर भी देख लेते हैं। एक तरफ प्रमुख नगर और दूसरी तरफ है संस्थापक। तो देखिएगा श्रीनगर अकबर से संबंधित हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर से संबंधित हैं। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। लेकिन श्रीनगर जो है अशोक बनवाया था। कौन? तो अशोक बनवाया था। अकबर वहाँ पर गलत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और सुधार भी लीजिएगा। फतेहपुर सीकरी अकबर सही है। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ये भी सही है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ये भी सही, लेकिन श्रीनगर जो है अशोक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 196 देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 196 जो है पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए, यह किस समिति ने सिफारिश दी? तो बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय होनी चाहिए, यह अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 197 देखिएगा क्या? तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु
जी.भी. राव समिति, जी.भी. राव समिति का गठन कब हुआ? तो 1985 में हुआ, 1985 में हुआ था। इस आयोग ने सत्ता की विकेंद्रीकरण की बात की थी, सत्ता की विकेंद्रीकरण की बात की थी जी.भी. राव समिति। क्वेश्चन नंबर 198 देखिएगा, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाए जाते हैं। तो देखिएगा इसी में दिया है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 200। क्या? तो किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है? किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है? तो अनुच्छेद 243 के में, अनुच्छेद 243 के में पंचायती राज के लिए, पंचायती राज के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। पंचायती राज चुनाव राज्य निर्वाचन के द्वारा करवाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम इस वीडियो में 200 प्रश्न तक रहने देती है, अगले वीडियो में देखेंगे 201 से आगे। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। यह जो प्रश्न है बिहार की, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो होगा प्रश्न संख्या 201 से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।